हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी, जो कि सीए इंटरमीडिएट, सीए आईपीसीसी और सीएस और सीएमए सभी कोर्सेज के लिए रेलिवेंट है। इस थ्योरी लेक्चर्स में, जो कि यूट्यूब के लिए एक्सक्लूसिव है बाय द वे, हमने ये सारे वीडियोस अवेलेबल करा के रखे हैं आप सभी के लिए। और इससे रिलेटेड जितना भी हम लोग मटेरियल यूज करने वाले हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, हम लोग चैप्टर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो शुरू करने वाले हैं, ये मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है। गूगल ड्राइव का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर से ये मटेरियल डाउनलोड कर लें। एंड प्रेफर्ड यही है कि आप वो मटेरियल डाउनलोड भी कर लें एंड साथ ही साथ उसको प्रिंट करके अपने हाथ में रखें बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रिंट आउट रहेगा तो जहां जहां हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं या जहां जहां हम ज्यादा एम्फेसिस करेंगे थ्योरी में, उन सभी चीजों पे आपका ग्रिप रहने का चांस बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सीरीज में आप देख सकते हैं लाइन से वीडियोस हैं, आपको प्लेलिस्ट जो है एफएम थ्योरी की उसको जरूर से विजिट करना चाहिए। मेरा अप्रोच रहेगा कि इस पूरी सीरीज में मैं फास्टेस्ट एफएम की थ्योरी कराऊं और अच्छे से उसको कवर अप भी कर ले। जैसा कि हम जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो कि प्रैक्टिकली ज्यादा प्रोन है, ज्यादा स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली करते हैं, थ्योरी थोड़ी बहुत तो पूछता ही है इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए थोड़ी बहुत ही तैयारी करनी है, ज्यादा नहीं। तो बिना ज्यादा समय आपका खर्च किए भी शुरू कर देते हैं। यह है चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैं बात करने वाला हूं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं ट्राई करूंगा कि समझा भी दूं और थोड़ा बहुत रटा भी दूं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, दिस इज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मेंशन इट्स 2 बेसिक एस्पेक्ट्स। बहुत ही सही थ्योरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे देखा जाए तो इट इंक्लूड्स मेनी एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है सर? अगर आपको एक्विजिशन करना है और एप्लीकेशन करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब प्राइमरीली मनी, अगर पैसा लेना है और पैसा कहीं वापस अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे। तो कौन कौन सी इसमें एक्टिविटीज मेजरली कवर्ड है? सर, मेजरली जो एक्टिविटीज कवर्ड है वो है फॉरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। थोड़ा बहुत फीलिंग आ रहा होगा ये सारी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ के कि यार ये तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा था अपने क्लास 11-12 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल स्टडीज पेपर में। एग्जैक्टली ये वही है, ये वही सारे एक्टिविटीज है जो मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा था। तो थोड़ा सा वापस नॉस्टैल्जिक फीलिंग आनी चाहिए, वापस आपको ये सारी एक्टिविटीज याद करनी पड़ेगी, बट इन कंसर्न टू व्हाट? 2 थिंग्स सर, acquisition as well as application of financial resources. Correct? तो एक बार पढ़ लेते हैं what is the meaning of financial management. Financial management comprises of forecasting, planning, organizing, directing, coordinating and controlling of all the activities relating to acquisition and application of financial resources. इसी को हम financial management बोलते हैं। जाहिर सी बात है, financial word का meaning अलग समझाया, management word का meaning अलग समझाया और दोनों को मिला करके financial management का definition बन गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो 2 एस्पेक्ट्स सर यही है, पैसा लाना है और दूसरा है पैसे को ढंग से यूज करना है। नंबर 1 इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, नंबर 2 इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, आपको पैसे 4 सोर्सेज से मिल सकते हैं, हमको उन्हीं सोर्सेज के बारे में पता करना है। 4 सोर्सेज में नंबर 1 इज इक्विटी, नंबर 2 इज डिवेंचर्स, नंबर 3 आर बैंक्स एंड नंबर 4 आर इंटरनेशनल सोर्सेज। इक्विटी, डिवेंचर्स सबको मोटा मोटी याद रहता है, थोड़ा बहुत बैंक्स में मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरनेशनल में बस एक बार इंट्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा और डिटेल थ्योरी आगे आएगी चैप्टर 2 में। बट फिलहाल के लिए हमको ये 4 सोर्सेज पता करने पड़ेंगे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के कितने सोर्सेज हैं। तो सर, सोर्स नंबर 1 है इक्विटी। इक्विटी की 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी सबसे कम रिस्की है। वो कैसे? क्योंकि इक्विटी वाला चला के कभी भी पैसा मांगता नहीं और इक्विटी लिक्विडेशन से पहले भी कंपनी से कोई डिमांड नहीं करने वाला कैपिटल वापस। प्रेफरेंस हो, डिवेंचर हो, कैसा भी कैपिटल हो, वो सब रिडीमेबल होता है। इक्विटी इज द ओनली सोर्स विच इज नॉट रिडीमेबल, तो कंपनी को चिंता ही नहीं करना पैसा लौटाने का। ऐसे में इक्विटी बिकम्स द लीस्ट रिस्कियर
फंड फॉर अ कंपनी। सो पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2, लेकिन आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा होगा केई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो केई सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। इससे रिलेटेड जो बातें थी वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में प्रैक्टिकल करते वक्त समझ में आई होगी, तो मैं उसको कवर अप नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो इक्विटी से रिलेटेड है। नंबर 1, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी सबसे कम रिस्की है। नंबर 2, सबसे ज्यादा ये एक्सपेंसिव भी है। डिबेंचर्स, सर डिबेंचर्स चीप होते हैं, रिलेटिवली चीप क्यों? क्योंकि इनमें रिलेटेड टैक्स एडवांटेज होती है। ये भी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केडी की ट्रीटमेंट की होगी आफ्टर टैक्स, आई इन द ब्रैकेट 1 - टी, कुछ याद आ रहा है? तो वो जो आफ्टर टैक्स ट्रीटमेंट होती है उसके कारण कॉस्ट ऑफ डेट रिलेटिवली चीपर हो जाता है, एंड इनफैक्ट आउट ऑफ द रिमेनिंग सोर्सेस KD is the cheapest. So this is one feature of KD. Second feature है सर, लेवरेज का इंपैक्ट आ जाता है जिसके कारण रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो डिवेंचर ऑल्सो कम्स विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, एंड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क इज कंसिडरेबल एटलीस्ट। इसके अलावा आप बैंक से फंड्स ले सकते हैं या फंडिंग करवा सकते हैं। वो फंडिंग 2 तरह की होगी, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। जाहिर सी बात है फंड बेस्ड में पैसा आपके घर पे आएगा, नॉन फंड बेस्ड में पैसा नहीं आएगा पर उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होगी। जैसे फंड बेस्ड में नाम क्या क्या है, डिटेल्स नॉट कवर्ड इन दिस चैप्टर, तो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली नाम लेकर के आगे बढ़ूंगा। इसमें कैश क्रेडिट फैसिलिटी आती है, ओवरड्राफ्ट आता है, टर्म लोन्स आते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स आते हैं। इसके अलावा बिल डिस्काउंटिंग वगैरह अगर कुछ होती है तो वो सारी एक्टिविटीज भी कवर्ड है। कौन सी एक्टिविटीज में? फंड बेस्ड बैंकिंग एक्टिविटीज में। नॉन फंड में क्या क्या आएगा सर? गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि बैंक फंडिंग कितने तरह की है सर? 2 तरह की, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में 2-3 नाम लेने के हैं, जिसमें क्या क्या नाम आ जाएंगे सर? टर्म लोन्स आ जाएंगे, वर्किंग कैपिटल लोन्स आ जाएंगे, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब आ जाएगा। इसके अलावा नॉन फंड में गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट आपको नाम लेने होंगे। क्लियर? इसके अलावा इंटरनेशनल रूट में सर 2 मेजर रूट्स हैं। नंबर 1, या तो आप एफडीआई या एफपीआई से पैसे ले लो। एफडीआई एफपीआई बहुत सुना होगा आपने, जब आना होगा थ्योरी तो चैप्टर 2 में सब डिटेल में आएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हाँ सर, एक रूट है एफडीआई या एफपीआई वाला रूट और दूसरा रूट है अपना जीडीआर और एडीआर वाला रूट। तो इन दोनों रूट्स का अपने को ख्याल रखना है। यह है इंटरनेशनल फंडिंग करवाने का तरीका। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में इतना ही था। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में हमने बात की सोर्सेस ऑफ फंड्स की, जिसमें 4 सोर्सेस हमने पढ़े। पहला सोर्स क्या था? इक्विटी, दूसरा डिवेंचर, थर्ड बैंक, फोर्थ इंटरनेशनल फंडिंग। इसके अलावा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी इंपॉर्टेंट है। सर पैसा जब आप ले आते हो, प्रोक्योर कर लेते हो, उसको आप इन्वेस्ट करते हो या तो फिक्स्ड एसेट्स में या तो वर्किंग कैपिटल में, तो आप जहां पे भी करोगे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। यही 2 एस्पेक्ट्स थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें उससे पहले एक बार फटाफट ब्रशअप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वापस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है सर? इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी एक्टिविटीज। जैसे कि क्या? उसमें आएगा फॉरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग or any related activities in concern towards acquisition and application of financial resources। ये था डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एस्पेक्ट्स में क्या क्या था? नंबर 1 प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, 4 चीजें थी। इक्विटी जो सबसे कम रिस्की होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। नंबर 2 सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। नंबर 2 डिवेंचर, ये सबसे इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें टैक्स एडवांटेज होता है पर इसकी वजह से रिस्क भी बढ़ती है। नंबर 3 बैंक्स, बैंक से 2 तरह की फंडिंग हो सकती है, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड के एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन वगैरह वगैरह। नॉन फंड में गारंटीज और बिल डिस्काउंटिंग। इसके अलावा हमने इंटरनेशनल फंडिंग की बात की जिसमें 2 रूट्स कवर्ड है बेसिकली। रूट नंबर 1 है अपना एडीआर जीडीआर, रूट नंबर 2 है अपना एफडीआई एफपीआई। इसके अलावा सेकेंड एस्पेक्ट जो था वो था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। उसमें 2 चीजें थी, यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हैविंग सेड दैट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरह देखा आया है मॉडर्न जमाने में भी और पहले के जमाने में भी। तो ट्रेडिशनली सर ये माना जाता था कि फाइनेंस मैनेजमेंट की दरकार सिर्फ तब है जब कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन।
ग्रेजुअली जब अगला फेज आया वो था ट्रांजिशनल फेज, उसमें ये माना गया कि नहीं यार डे टू डे ऑपरेशंस में भी दरकार है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बट आज के दिन मॉडर्न टाइम्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत बढ़ गया है और आज की डेट में इतनी सारी थ्योरीज आ गई हैं जैसे कि एफिशिएंट मार्केट, कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन प्राइसिंग, वैल्यूएशन मॉडल्स। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में एफएम में नहीं है, एसएफएम में, सीए फाइनल में। तो ऑब्वियसली इनको समझाना और समझना मुश्किल है, बट आज की डेट पे इतना समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज डिपेंडेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे मैं बोलूंगा थोड़ा फेंकने लायक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रिपेयर्डनेस होने से अच्छी बात है। टोटल इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसमें एक बार पढ़ लेते हैं अपनी शीट से। मैं आपको बताया ट्रेडिशनल फेज में it was thought कि ये necessary है only during the occasional events such as mergers, takeovers वगैरह वगैरह। इसके अलावा ट्रांजिशनल फेज है जिसमें हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस में भी, डे टू डे प्रॉब्लम्स में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंसिडर करते थे कि ठीक है इसका जरूरत है। इसके अलावा मॉडर्न फेज आ गया। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज ग्रेटली इंक्रीज नाउ ड्यूरिंग दिस फेज। मेनी थ्योरीज हैव डेवलप्ड रिगार्डिंग एफिशिएंट मार्केट्स, कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन प्राइसिंग, वैल्यूएशन मॉडल्स एंड ऑल्सो इन सेवरल अदर इंपॉर्टेंट फील्ड्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो काफी ज्यादा जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया और आज की डेट पे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वाइड इनफ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। राइट अ नोट ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शन डिसीजंस। ये तो भैया फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। 3 मेजर डिसीजंस थे सर, ये आपको प्रैक्टिकल पढ़ाते वक्त भी समझाया गया होगा। 3 डिसीजंस में नंबर 1 था पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां पे, और नंबर 3 था डिविडेंड कितना देना है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। तो सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको ऐसे तो मोटा मोटी यही बात समझाना है कि आपको ये यहां डिसीजंस लेने हैं कि कितना पैसा कहां इन्वेस्ट होगा, कौन से एसेट्स खरीदने हैं, कौन से नहीं खरीदने, थोड़ा बहुत कैपिटल बजटिंग का आपको फ्लेवर देने का है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि इसका जो पैसा हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, आएगा कहां से सर। तो सर फंडिंग जब हम ऑब्टेन करते हैं तो या तो वो लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है या तो वो शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है। तो ये बात आज ध्यान रख लीजिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी कि लॉन्ग टर्म फंडिंग को आप 2 यूजेस में ले सकते हैं। उससे एसेट्स भी खरीद सकते हैं, बोलने का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स भी खरीद सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीद सकते हैं। दूसरा, आप उस लॉन्ग टर्म फंड को वर्किंग कैपिटल नीड्स में भी यूज कर सकते हैं, भले ही कम टाइम के लिए, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म का पैसा होता है उसको आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म फंडिंग है that is used for various fixed assets or for working capital needs, which is point number 2A, and point number 2B is short term funds are used for only working capital needs. Got the point? आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन। सर फाइनेंसिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको यह पता होना चाहिए कि कितने कितने सोर्सेज आपके पास में अवेलेबल, आप पैसे कहां कहां से ला सकते हो और उन पैसे लाने के पीछे आपका कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने वाला है। दिस इज नंबर 1 पॉइंट जिसका आपको चिंता करना है। नंबर 2, आपको इस चीज का भी चिंता करना है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसा डिजाइन नहीं कर दें कि आपका बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा रिस्की हो जाए। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहां पे 2 चीजों का हमको विशेष करके ध्यान देना है। नंबर 1 जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए ऑफ द सोर्सेज ऑफ अवेलेबल फंड्स, पैसा आएगा कहां कहां से। नंबर 2, उनके रेस्पेक्टिव कॉस्ट की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको रिस्क की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यही डिटरमाइन करेगा कि आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर रखोगे कि नहीं रखोगे। इसके अलावा सर डिविडेंड डिसीजन है, बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 चीजें हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, डिविडेंड या तो बांट दो कमाए हुए पैसों से या फिर में रिटेन कर लो। सर रिटेंशन के पीछे एक ही रीजन है, वो है ग्रोथ। अगर कंपनी को लगता है कि वो कुछ बेटर कर सकता है, वो पैसा नहीं बांट करके ग्रो कर सकता है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है, दैट मेक्स अ पॉइंट, उसका तो बात बनता है।
पर अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं यार डिविडेंड दे देने में ही भलाई है तो डिविडेंड दे देना चाहिए। अब डिविडेंड देना है नहीं देना है वो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है, और ये वाली थियरी डिविडेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे डिविडेंड पेमेंट डिपेंड करती है, जिसमें प्राइमरीली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नंबर 1 कैश, नंबर 2 अपॉर्चुनिटीज। तो इसी चीज पे आगे भी आप शायद इस क्वेश्चन में और डेवलप कर पाओगे जब आप डिविडेंड के चैप्टर में भी थ्योरी कर लोगे तब। बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि डिविडेंड डिसीजन का दो ही एलिमेंट से संबंध है, नंबर 1 डिविडेंड कितना देना है, नंबर 2 रिटेंशन कितना करना है। क्लियर? फाइनल हम लोग कंक्लूजन की ओर आ जाते हैं। इसी क्वेश्चन के कंक्लूजन ये है कि हम लोग भले ही 3 डिसीजंस को अलग अलग पढ़े हैं, इन्वेस्टिंग पहले पढ़े, फिर फाइनेंसिंग पढ़े, फिर डिविडेंड पढ़े, पर तीनों ही डिसीजन इंटर रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। इसके अलावा यह बात आपको ध्यान देनी है कि अगर मैं बात करूं सारे डिसीजंस की, तो सिर्फ डिविडेंड डिसीजन इकलौता एक ऐसा डिसीजन है जिसमें यह रिक्वायरमेंट है कि कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड देने का सोचती है तो आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, आप भी अकाउंट्स पढ़ के आए हो। डिविडेंड क्या है सर? डिविडेंड इज जस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रॉफिट ही नहीं है, तो वो डिविडेंड कैसे दे सकता है? तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि भले ही 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस है फाइनेंस की दुनिया में, लेकिन वो तीनों के तीनों हिट सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को करते हैं। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दो ही एक्टिविटीज या दो ही डिसीजन इंपॉर्टेंट है। क्लियर सर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अब ये वो क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही बोगस होता है, एग्जाम में आ गया तो पता नहीं क्या हम लोग अंडरस्टैंड लिखना शुरू कर देते हैं। तो सर ये प्रॉब्लमेटिक तो है, बट फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, कोई 2-4 पॉइंट भी अगर याद कर पाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप देख पा रहे होंगे जिस हिसाब से इसको बांटा गया है, ये थोड़ा पॉइंट वाइज याद रखने में मदद करता है, एंड एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगी। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी अगर आप ऐसे इन नोट्स को इसी तरह प्रिपेयर कर रहे हो तो। एंड आई होप आप हाईलाइट कर रहे हो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप भी हाईलाइट कर रहे हो। हाईलाइट करने से कीवर्ड्स याद रहेंगे एंड एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, नहीं है, बट ठीक है, इग्नोर करो, गलतियां इग्नोर करो। चलो नंबर 1, यहां पे जो बात बोल रहा है वो ये है कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी सारे हमारे लिए काम कर देता है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो काम क्या क्या कर देता है? नंबर 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये जरूर बताता है कि आपने क्या हद से ज्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, और अगर वो बता देता है तो ऑब्वियसली वो रोक भी देता है। सो इट टेक्स केयर दैट नॉट too much over investment has been done in fixed assets. This is point number 1. Point number 2, वो कैश बजट्स वगैरह जो बनाते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, उससे हमको अपने कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बैलेंस करने में भी मदद मिलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नंबर 3 है कि हम अपने वर्किंग कैपिटल के लिए एनफ पैसा सेट असाइड कर पाए, ये भी हमको इशारा कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर हमने किन 3 पॉइंट्स को कवर किया अभी? नंबर 1 जो पॉइंट कवर किया वो था फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 है कैश फ्लोज, नंबर 3 वाज वर्किंग कैपिटल, नंबर 4 है सेल्स टारगेट सेट करने में मदद करता है, नंबर 5 है ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता है, नंबर 5 हमारे ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाता है, हमारी कॉस्टिंग को और एफिशिएंट करता है कंट्रोल से एस्टैब्लिश करके, एंड नंबर 5 द लास्ट वन, द 7th वन इज टैक्स प्लानिंग। दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये याद हो गया होगा अभी तक आपको, पर एक दो बार दोहराते हैं शायद कुछ ना कुछ दिमाग में बैठेगा। क्लियर? मेरी थ्योरी भी समझ लीजिए, और बहुत सारा ज्ञान दूंगा अपार्ट फ्रॉम जस्ट पढ़ाना। ज्ञान ये दे रहा हूं कि सर कभी भी कोई भी चीज को रटना हो तो उसको रटने के उद्देश्य से पढ़ो ही मत, उसको सिर्फ ऐसे पढ़ो जैसे आप टाइम पास कर रहे हो, जैसे कि अभी हाईलाइट कर रहे हो, ये टाइम पास है, या ये वीडियो देख रहे हो टाइम पास है। उसको रटने मत जाओ, अगर रटने जाओगे तो वो याद नहीं रहने वाला। इससे बेटर क्या है, इसी वीडियो को 2 बार देखो, इसी नोट्स को 4 बार पढ़ लो, जो भी आप कर सको। और है बीच में, एंड नहीं है, ठीक है? या वीडियो 2 बार देख लो या फिर नोट्स 4 बार पढ़ लो, उससे रिटेंशन बेटर रहेगी। ना कि एक ही बार में बस रट्टा लगाएं भैया कितना कितना क्या क्या क्या, नहीं। हम ट्राई कर सकते हैं एम्फेसिस करने का, अच्छा इसका 1 पॉइंट था, इसका 1 पॉइंट था, बट दिमाग पे प्रेशर नहीं डाल रहे, ना ही मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं।
क्लियर है? तो सर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या क्या पॉइंट है? इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट था कि भैया फिक्स एसेट्स में ओवर इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। नंबर 2 था कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज को हम बैलेंस कर पाए। नंबर 3 था वर्किंग कैपिटल से संबंधित। नंबर 4 था अपना सेल्स टारगेट से रिलेटेड कि सेल्स टारगेट सेट करने में मदद करता है। नंबर 5 था ग्रॉस प्रॉफिट से संबंधित। नंबर 6 था कंट्रोलिंग से कॉस्ट एफिशिएंसी लाना। और नंबर 7 था टैक्स प्लानिंग। ये सारे इंपॉर्टेंसेस है ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मुझे क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। स्कोप क्या है सर? स्कोप सर 4 चीजें हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको करा के दे सकता है। नंबर 1 या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे ऑब्जेक्टिव्स में है या फिर इसके लिमिट्स में है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लिमिट में ये है कि ये हमको बताता है, ये हमको कैलकुलेट करके बता सकता है व्हाट इज द साइज ऑफ माय एंटरप्राइज। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ द एंटरप्राइज। क्लियर? इट आल्सो हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट। सर ये दोनों ही चीजें हम कर रहे हैं, हमने कैलकुलेशन किया, इनफैक्ट डिविडेंड चैप्टर में दोनों ही किया है। हमने जो साइज है फर्म की साइज, उसकी मेजरमेंट की थी एमएम मॉडल में। एमएम मॉडल में जो लास्ट स्टेज में अपना आता है ना वैल्यू ऑफ द फर्म, दैट इज एक्चुअली द साइज ऑफ द एंटरप्राइज। इट टेल्स यू अबाउट द साइज ऑफ द एंटरप्राइज। नंबर 2 इट आल्सो टेल्स यू व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म, जो कि हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, G इज इक्वल टू B इंटू R। ये मोटा मोटी मैं बोलता हूं बुकिश थ्योरीज है जो आपको इस पॉइंट के काफी क्लियर लेकर के आती हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 ये हमको बताता है कि हमारे एसेट्स का क्या कंपोजिशन होना चाहिए और क्या है। तो इट आल्सो हेल्प्स अस डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ एसेट्स। नंबर 3 इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन व्हाट इज द मिक्स ऑफ आवर फाइनेंसेस। क्या बात है सर, सेकंड और थर्ड तो रिलेटेड हो गया। सेकंड में हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली, थर्ड में हमने फाइनेंसेस की बात कर ली, एंड नंबर 4 में सब चीजें आ गई जो बाकी सारी एक्टिविटीज है। एनालिसिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को एंटरप्राइज के। तो ये सारी चीजें थ्योरी में आ गई, स्कोप के अंदर कवर्ड है। क्लियर है सर? थोड़ा सा मुश्किल है इसको याद करना, पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से स्कोप। मैं बोलना पहले भूल गया था, क्रेडिट दे देता हूं, ये सारी बातें मैंने नहीं लिखी है, ये एज पर एजरा सोलोमन है जो कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बोली 4 स्कोप पे बातें। स्कोप पे पहली बात ये बोली कि financial management helps us determine the size of the enterprise and the growth rate of the firm. Number 2 इन्होंने ये बात बोली, it helps us determine the composition of the assets. Number 3 इन्होंने बोला, it helps us determine the mix of financial sources or financial enterprise financing. And last है analysis, planning as well as control of financial affairs of the company. थोड़ा बहुत तो मेरे को ही याद होने लग गया, तो आपको भी याद होने लग जाएगा। थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट स्टेप है इवोल्यूशन। सर ये वही बात है, पुराना पढ़ के आए हैं हम लोग कि सर पहले से माना जाता था मेजर इवेंट्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, लेकिन आज की डेट पे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, खास करके जो डिसीजंस हम लोग लेने लग गए इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड के संबंध में। सो इवोल्यूशन कोई बहुत ज्यादा काम का चीज नहीं था। आई एम मूविंग ओवर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फेवरेट ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर 2 ऑब्जेक्टिव्स है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। रट लिए होंगे आप बोल बोल करके, 2 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट वाला खराब है और वेल्थ वाला बढ़िया है। पर मेरा ये मोटा मोटी में से समझा हुआ है, पेपर इतना ज्यादा टेस्ट लेते हैं तो हम लोग को भी पता चल जाता है कि व्हाट इज द स्टूडेंट्स टेंडेंसी ऑफ राइटिंग द क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन में सबको पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, पर एक्चुअल में वो लोग इंस्टीट्यूट से मैच करके कितने कम आंसर्स लिखते हैं, जिसके कारण कितने मिलते हैं, 4 में से 2, 4 में से 1, 4 में से 3, 4 में से 4 लाने के लिए आपको थोड़ा सा क्वालिटी लिखना पड़ेगा, और वो क्वालिटी के लिए एक बार ढंग से पढ़ना ही पड़ता है। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है क्या सर? बड़ा सिंपल है, नाम में ही है। ये एक ऑब्जेक्टिव है जहां पे एक फर्म ट्राई करेगा कि अपना सारा प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर दिया जाए। क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं। क्या ये सोल ऑब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी ये मान के नहीं बैठ सकती कि चलो सिर्फ प्रॉफिट करेंगे, लूटते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। सो ये बात मैंने हाईलाइट करके रखी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव। क्यों भैया?
लिमिटेशंस है, याद करनी पड़ेगी। 4 लिमिटेशंस है, चारों याद करनी पड़ेगी। नंबर 1, द टर्म प्रॉफिट इज वेग। इसका मतलब क्या है? सर प्रॉफिट तो बोल दिया, पर कौन सा प्रॉफिट ये एक्सप्लेन नहीं किया। ग्रॉस को मैंने मैक्सिमाइज करना है, ऑपरेटिंग को करना है कि नेट को करना है, कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ये आइडिया हमें नहीं है। और जब प्रॉफिट वर्ड ही ढंग से डिफाइन नहीं है तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सो पॉइंट नंबर 1 इज द टर्म प्रॉफिट इटसेल्फ इज वेग। नंबर 2, प्रॉफिट के चक्कर में क्या आप रिस्क धनाधन ले सकते हो? जी नहीं सर, रिस्क की एनालिसिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं कवर अप होती, इसीलिए ये एक लिमिटेशन है। हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो करना चाहते हैं, पर उसके चक्कर में हम कितनी रिस्क ले रहे हैं उसकी इवैल्यूएशन कवर्ड अप ही नहीं है इस ऑब्जेक्टिव में। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन पढ़ी कि प्रॉफिट वर्ड इटसेल्फ इज वेग। दूसरी लिमिटेशन हमने पढ़ी कि ये जो प्रॉफिट है सर, उसमें हम लोग रिस्क की इवैल्यूएशन करते नहीं है। थर्ड इज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज। इसका मतलब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। आप सोचोगे ये कौन सी बड़ी लिमिटेशन है, मैं समझा देता हूं। सपोज सर 2 प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट में आपका नेट प्रॉफिट होने वाला है $500। क्लियर? कितना भी पैसा लगाओ पर आपका कमाई हो रहा है $500। एक में $500 आप 1 साल बाद ही कमा लोगे और दूसरे में $500 कमाओगे 20 साल बाद। तो बताओ सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कौन सा वाला प्रोजेक्ट बेटर है? सोचो सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से तो दोनों ही बेटर है या दोनों ही एक जैसे ही हैं, लेकिन हमारा मन अंदर से बोल रहा है कि नहीं भैया वो जो सेकंड वाला आपने डिस्कस किया ना वो वाला अच्छा नहीं था, क्योंकि 20 साल बाद $500 की क्या वैल्यू है, आज अगर मिले इसी साल तब बात बने। तो सर प्रॉफिट वाला कभी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, ये भी उसका एक लिमिटेशन है। क्लियर है? याद रखेंगे आप इस बात को। एंड लास्ट है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत नैरो है सर, बहुत छोटी सोच है कि चलो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, थोड़ा सा वाइड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर है सर? तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स फॉर एन एंटरप्राइज। इट is not sustainable, it is not the sole objective, it has certain limitations। 4 limitation है। Number 1, definition of profit is vague। Number 2, risk की evaluation नहीं होती। Number 3, time value of money को consider नहीं करते। और Number 4 है, ये objective बहुत ही ज्यादा narrow है। क्लियर है? द डेफिनेशन इज नैरो और द ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो। एडवांटेजेस क्या है? बहुत इजी है कैलकुलेट करना प्रॉफिट, और दूसरा ये बहुत ही अच्छा लिंकेज है फाइनेंशियल डिसीजन और प्रॉफिट को देखते हैं अगर तो बहुत अच्छा लिंक है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही देखते हैं प्रॉफिट है चलो कर लेते हैं। क्लियर? तो लिंक अगर देखें फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और प्रॉफिट में तो इट इज अ वेरी गुड लिंक। तो बस उसी चीज पे ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज सर पढ़ लिए मोटा मोटी, ये वही सारी चीजें। नंबर 1, ये शॉर्ट टर्म की सोचता है। एकदम सही बात है, आप कस्टमर को लूटना चाहो तो लूट लो, कब तक लूट पाओगे? शॉर्ट टर्म में पॉसिबल, लॉन्ग टर्म में नॉट पॉसिबल। सो इट एम्फेसाइजेस ऑन द शॉर्ट टर्म गेन्स। नंबर 2, इट इग्नोर्स रिस्क और अनसर्टेनिटी, पढ़ा हुआ है। इट इग्नोर्स टाइम ऑफ रिटर्न्स, टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, पढ़ा हुआ है। इट रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, पता ही नहीं क्या है ये। क्लियर? नेक्स्ट अप इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सबसे बड़ा इशू ये है, बच्चे लोग तो यही नहीं जानते वेल्थ का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सर वेल्थ का मैंने डेफिनेशन लिख दिया या फिर इक्वेशन लिख दिया एटलीस्ट। वेल्थ इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है, एनपीवी वाला आना भी चाहिए। आप यहां पे सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में यू आर डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एवर हर्ड ऑफ दिस थ्योरी? जी सर, कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को जब कंसिडर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हो तो हम बात करते हैं वेल्थ की। Wealth is what? Wealth is the difference between the present value of the benefits and the present value of the costs। एकदम सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेल्थ तो ये रहा। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस यहाँ पे जो है वो ये है कि यहाँ पे हम कैश फ्लोज को कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट्स को नहीं। तो हियर द अप्रोच इज एंटायरली ऑन द कैश फ्लोज नॉट ऑन द प्रॉफिट। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, हम यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉस्ट और बेनिफिट्स दोनों को ही देखा है। नंबर 3, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हो रहा है क्योंकि दोनों को ही हमने पीवी किया है। क्लियर सर? एडवांटेजेस क्या है? सर जो डिसएडवांटेजेस थी अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, वही यहाँ एडवांटेज बन के आ जाएगी। जैसे कि वहां डिसएडवांटेज था कि वो शॉर्ट टर्म सोचता है, तो ये लॉन्ग टर्म सोचता है, एडवांटेज है। वहां पे था रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर नहीं करता, यहां करता है, एडवांटेज है। वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, यहां पे करता है, एडवांटेज है। नंबर 2, इट कंसिडर्स शेयर होल्डर्स रिटर्न। ये ऐसे ही वेग पॉइंट है, कुछ खास नहीं।
डिसएडवांटेज में वहां पे जो एडवांटेज था वो ये डिसएडवांटेज हो गया। वहां पे एडवांटेज था कि बहुत अच्छा लिंक है बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड दी प्रॉफिट, पर यहां बोला कि एक्चुअल में कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड द शेयर प्राइस, क्योंकि वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इज एक्चुअली द शेयर प्राइस, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। पॉइंट है, टेक इन। नंबर 2, ये मैनेजमेंट की एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ा सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, याद हुआ, क्लियर है सर। तो हमने पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। प्रॉफिट में क्या पढ़ा? 4 लिमिटेशंस। नंबर 1, प्रॉफिट, द टर्म प्रॉफिट इज वेग। नंबर 2, रिस्क इवैल्यूएशन नहीं होती। नंबर 3 क्या था सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं होता। नंबर 4 था कि सर यहां पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक बहुत ही नैरो ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है सर। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में 3 एरियाज कवर होते हैं। नंबर 1 हम कैश फ्लो अप्रोच की बात करते हैं, प्रॉफिट अप्रोच की बात नहीं करते। नंबर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं। और नंबर 3 है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। टी फॉर्म में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर वो क्या है? बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाने का। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव करना मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी को। मार्केट वैल्यू मतलब शेयर प्राइस, जो स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे चलता है वही सर, वो स्टॉक प्राइस को मैक्सिमाइज करना है, यही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। नंबर 2 पॉइंट इज, पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एकदम सही है, पढ़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट, डज नॉट कंसिडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, पढ़ा है, वो कंसिडर करता है, ये भी पढ़ा है। नंबर 4th पॉइंट इज, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी का एक यार्ड स्टिक है। माना, एकदम सही बात है, प्रॉफिट अच्छा हुआ तो ये मान लेते हैं ऑपरेशनली आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपका मार्केट शेयर बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये डिपेंड करता है आपके स्टॉक प्राइसेस पे, वो बताता है मार्केट सेंटिमेंट क्या है। सो हेल्प्स इन गेनिंग द लार्जर मार्केट शेयर कौन करता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर शेयर होल्डर खुश तो आपकी कंपनी खुश। क्लियर। लास्ट पॉइंट है, टाइम पैटर्न को कंसिडर नहीं करता, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिडर नहीं करता, वेल्थ वाला कंसिडर करता है। आई होप आप ये 5 पॉइंट याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, मैं रटा नहीं रहा और ज्यादा टाइम भी यहां इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में डिटेल में बात कर ली ऊपर, तो डिफरेंशिएशन को अच्छे से मेमोराइज करना आपका काम है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। बड़ा सिंपल है सर। शॉर्ट टर्म में कई बार होता है कि फर्म्स के ऊपर में एक तंगी वाला हिसाब किताब आ जाता है, कैश फ्लोस का क्रंच हो जाता है, पैसे आते कम है जाते ज्यादा है। ऐसे में शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस रीपे करने में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसी का नाम है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। पहली बात दिमाग में ये क्लियर कर लो, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इशू, इट इज अ शॉर्ट टर्म इशू। कभी कभी हो जाता है, पैसे कम है अपने पास में, चुकाना ज्यादा है, वी आर अनेबल टू मीट अवर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कभी कभी होता है। क्लियर है सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। पढ़ लेते हैं एक बार। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में क्या होता है? कैश इनफ्लोज ऑफ अ फर्म आर इनएडिक्वेट टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, मतलब करंट लायबिलिटीज को रीपे करने में प्रॉब्लम होती है। तो सर ये था फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? अगर यही डिस्ट्रेस लंबे समय तक चल जाए और आप पे ऐसी बातें आ जाए कि भैया अब तो आप अपने डेट्स, अपने जितने भी ऊपर में क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे चुका ही नहीं पाओगे, तब आप खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करते हो। पढ़ लेते हैं एक बार। इंसॉल्वेंसी बेसिकली मींस इनएबिलिटी। देखिए सर, ऊपर में था इनएडिक्वेसी, वो अलग चीज है। यहां पे इनएबिलिटी, वहां था कि हम अभी चुका नहीं पा रहे, यहां पे हम चुका पाएंगे ही नहीं, हमारी अब एबिलिटी ही नहीं रही। of a firm to repay various debts and is a result of continuous financial distress। अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लंबा टिक जाए तो उसको हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको क्लियर हुआ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ओ हो, ये सब बड़े गंदे गंदे क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन आते भी एग्जाम में कि भैया बताओ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव क्या है, या फिर मैं बताओ रोल ऑफ अ सीएफओ क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सच में आप फेंकने जाओगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट किसी को याद नहीं रहता। तो थोड़ा सा रहम खाना, ये क्वेश्चन नंबर 9 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो और इसको अच्छे से पढ़ने की एक जिम्मेवारी ले लो। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आएगा तो आप लोग दुआएं दोगे मुझे भी, और शायद थोड़ी दुआएं आपको आपका पेपर वाला भी देगा जो चेक करेगा, और कुछ बेटर नंबर मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ डालें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में सर 5 चीजें हैं।
आप यहां पे अगर एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बन गए तो 5 चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। नंबर 1 फाइनेंशियल एनालिसिस करना और प्लानिंग करना, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेना, नंबर 3 फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन लेना, नंबर 4 अपने बाकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना, नंबर 5 रिस्क मैनेज करना। आई होप आपको याद रहेगा, काफी इजी पॉइंट्स है, अंदर से मैंने पढ़ाया भी नहीं है और आपको भी पढ़ने की दरकार नहीं है। क्लियर है सर? 5 मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 1 फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, नंबर 2 पैसा लगाएंगे कहां, इन्वेस्टिंग डिसीजन पैसा, नंबर 3 फाइनेंस कहां से होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, नंबर 4 मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नंबर 5 इज रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सीएफओ, बड़ा ही घटिया सा क्वेश्चन है और घटिया से क्वेश्चन का घटिया ही जवाब है भैया, मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। यहां बोल दिया है मैंने साफ साफ कि सीएफओ को भैया आजकल बहुत स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन लेने होते हैं और वो काफी सारी एक्टिविटीज करता है। एक्टिविटीज के नाम सारे लिखे हुए हैं, बजटिंग करेगा, फोरकास्टिंग करेगा, मर्जर एंड एक्विजिशन को मैनेज करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करेगा, प्राइसिंग का एनालिसिस करेगा, आउटसोर्सिंग, आईटी, एचआर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट, सब इसका काम है। क्लियर है सर? ये वैसे ही याद करने का कोई उपाय नहीं है, रीडिंग कैटेगरी मार्क करें, इसको हनुमान चालीसा के जैसे पढ़े काफी बार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद रिलेटेड डिसिप्लिन्स? बाकी सारे डिसिप्लिन्स के साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या संबंध है? आपके इंस्टीट्यूट की किताब में भी, सीए इंस्टीट्यूट की किताब में, माइंड डिस्क्लेमर, सीए इंस्टीट्यूट की किताब में इसका जो जवाब है उसमें उन्होंने अकाउंटेंसी पे काफी ज्यादा एम्फेसिस किया है और बाकी सारे पे कोई एम्फेसिस नहीं है। तो हम लोगों ने भी वैसे ही बनाया है अपना नोट्स, हम लोग भी अकाउंट्स के ऊपर में बात करने वाले हैं और बाकी सारे के ऊपर में बस ऐसे ही उड़ा के जाएंगे ऊपर से। क्लियर है? सबसे पहले अकाउंट्स की बात करता हूं। सर अकाउंट्स का मेन काम क्या है? वो फाइनेंशियल डेटा को एक तरह से मैं बोल सकता हूं आउटकम ही उसका फाइनेंशियल डेटा है। वो सारे ट्रांजैक्शंस को गैदर करता है, उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद में प्रेजेंट करता है, जो प्रेजेंट करता है वो होता है फाइनेंशियल डेटा, जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह के माध्यम से आपके पास में आता है। ये फाइनेंशियल डेटा फाइनेंस मैनेजर एक्चुअली यूज करता है आगे के लिए, जैसे कि कॉमन साइज बैलेंस शीट है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, इतनी सारी अलग अलग चीजें, रेशियो एनालिसिस है। इन सबके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये मानोगे इस बात को कि अगर अकाउंटिंग ही नहीं है तो फाइनेंस मैनेजमेंट कहां से होगी? ये बोला जा सकता है स्टेप 1 इज अकाउंटिंग, स्टेप 2 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है सर? तो एक बार इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन। क्या चीज का इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच सर्व्स एज ए नेसेसरी इनपुट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पे सर डिफरेंसेस जो है वो 2 एस्पेक्ट्स में। नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स में अलग अलग चीजें हैं, नंबर 2 डिसीजन मेकिंग में। ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स में एकदम सिंपल है, फंड की ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में होती है एक्रूअल प्रिंसिपल के अनुसार, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होती है कैश बेसिस के हिसाब से। क्लियर है? इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में एक अकाउंटेंट का मेन डिसीजन क्या है? उसको अकाउंटिंग करनी है, क्यों? क्योंकि उसको कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल डेटा। क्लियर है? फाइनेंशियल मैनेजर एक्चुअल में वो फाइनेंशियल डेटा को यूज करता है और उससे डिसीजन मेकिंग करता है कि भैया हमको क्या क्या काम करने हैं अपनी कंपनी में। क्लियर है सर? तो ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल था। मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के बारे में बता दिया कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। क्लियर? इसके अलावा दूसरे प्रिंसिपल्स के साथ में हमारा रिलेशनशिप क्या है? बड़ा सिंपल है सर, वही थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ है। नंबर 1 अकाउंटिंग प्राइमरी डिसिप्लिन है, अगर अकाउंटिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सो पॉइंट नंबर 1 इज दिस। पॉइंट नंबर 2 मार्केटिंग बोलो, प्रोडक्शन बोलो या क्वांटिटेटिव मेथड्स जो भी बोलो, ये सारे सिर्फ इनडायरेक्टली रिलेटेड है विद द डे टू डे ऑपरेशंस। तो इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जरूर मदद लगता है, बट बस एक सपोर्टिव नेचर के हिसाब से। नंबर 3 इज इकोनॉमिक्स। इवन इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल, तब भी तो करिकुलम में पूरा 40 नंबर का इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस कर दिया इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, क्योंकि एज ए फाइनेंशियल मैनेजर आपको इकोनॉमिक्स ही है जो बताएगा भैया देश विदेश में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर टू गेन नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड द बिजनेस। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, तो सेलिब्रेट कीजिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग अब बात करने वाले हैं अबाउट 2 थिंग्स। नंबर 1 एजेंसी प्रॉब्लम्स, नंबर 2 एजेंसी कॉस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है सर? सर एजेंसी प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे 2 पार्टीज होती है, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल चाहता है कि उसका काम अच्छे से हो, एजेंट चाहता है कि उसको पैसे मिल जाए, काम भले ही हो या ना हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर, जैसे कि मैं आपको कॉर्पोरेट लाइफ बताता हूं।
आपने ब्रिटानिया कंपनी के एक शेयर खरीद लिया, आप बन गए उसके शेयर होल्डर, क्या मैनेज आप करोगे? नहीं, मैनेज तो मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट आपसे पूछ के डिसीजन लेगा? ज्यादातर केसेस में तो नहीं लेगा। अब ऐसे में देयर इज ऑलवेज वन एजेंसी प्रॉब्लम। मैनेजमेंट का क्या जाता है अगर कंपनी डूबे? मैनेजमेंट को अपने पैसे मिल रहे हैं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से चल रहा है, उनका क्या जाता है? पैसा तो आपका इन्वेस्टेड है। तो ऐसे में मैनेजमेंट डेफिनेटली इज बाउंड बाय लॉज एंड सिक्योरिटी लॉज वगैरह सब है, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जरूरी नहीं है अलाइंड हो। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स जो आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एजेंसी प्रॉब्लम्स। पढ़ते एक बार। एजेंसी प्रॉब्लम इज द चांस दैट द मैनेजर्स में प्लेस देयर पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ द गोल्स ऑफ द ओनर्स। क्लियर है? अपने गोल्स को ऊपर डालेंगे और ओनर्स के गोल को नीचे, ऐसा हो सकता है। इन एजेंसी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम लोग जो खर्चे करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट। क्लियर है सर? एजेंसी कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट बोर्न बाय द शेयर होल्डर टू मॉनिटर द मैनेजर। उसको देख रेख करने में, उसको कंट्रोल करने में जो जाता है वो खर्चा है एजेंसी कॉस्ट। ये एजेंसी कॉस्ट में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज कवर्ड है सर? उनकी मॉनिटरिंग, उनकी बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चरिंग, ये 4 मेजर एक्टिविटीज है जिसपे इंस्टीट्यूट ने भी लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं लिखा है। तो यहाँ पे भी बस इतना ही लिखा है कि एजेंसी कॉस्ट 4 तरह के हैं: मॉनिटरिंग का खर्चा, बॉन्डिंग का खर्चा, अपॉर्चुनिटी का खर्चा और स्ट्रक्चरिंग का खर्चा। क्लियर है सर? प्रॉब्लम्स एड्रेस कैसे करें सर? एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम। एड्रेस कैसे करें सर? एड्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे डिस्कशन किया हुआ है। अगर हम एजेंसी इशू देखें विथ अ लेंडर, एक डेट लेंडर है जिसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए मतलब समझ जाऊं क्या? आप रईस आदमी हो, आपके पास बहुत पैसा है और आपने अलग अलग फाइनेंशियल एजेंट्स को बोल के रखा है, भैया किसी को लोन चाहिए तो आप क्रेडिट एनालिसिस कर देना और मेरे हिसाब से अगर मेरे को देना पड़े तो मैं दे दूंगा। तो जो बीच के एजेंट्स हैं उनका तो कमीशन है, उनका क्या जाता है? किसी को भी लोन दिला देंगे। तो दे आर द एजेंट्स एंड देयर कुड बी अ सिग्निफिकेंट एजेंसी प्रॉब्लम देयर। उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय है? एकदम उपाय है, आप अपने डेट में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दो जो रेस्ट्रिक्टिव नेचर के होते हैं। आपने प्रोबेबली ज्यादातर लोगों ने ये नेगेटिव कोवेनेंट्स कभी सुना ही नहीं होगा। कोवेनेंट्स होते हैं सर टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर अटैच्ड विद अ डिबेंचर अग्रीमेंट, जिसको हम लोग डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। क्लियर है? या डिबेंचर डीड बोलते हैं। तो वहां पे इंडेंचर बोलते हैं, चलिए अब नाम आ गया मुझे याद, टेक्निकल नेम है इंडेंचर। तो उसमें ये कोवेनेंट्स रहते हैं सर। कोवेनेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव बोलता है ये करना होगा, ये करना होगा, जैसे कि डेट इक्विटी मेंटेन करना, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना, कवरेज रेशियो इतना रखना, वो सारी बातें होती है इतना रखना, इतना रखना। पर नेगेटिव कोवेनेंट्स होती है आप ये नहीं कर सकते, आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते जब तक इंटरेस्ट चुकाया नहीं सबका। तो काफी सारी बातें जो उसमें ना वो रेस्ट्रिक्टिव है। ऐसे रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स को डाल करके आप खुद के लिए प्रोटेक्शन बाई कर सकते हो, आप एजेंसी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हो। क्योंकि इतने हार्श कोवेनेंट्स जब होते हैं ना तो एजेंट भी हर किसी को लोन दे नहीं सकता, तो आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। सो दिस इज वन वे टू एड्रेस द एजेंसी प्रॉब्लम इन केस ऑफ डेट लेंडिंग। क्लियर है? इसके अलावा शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स में भी तो बहुत लड़ाई होती है सर, उसको कैसे एड्रेस करें? एड्रेस करने का एकदम सीधा सीधा तरीका है, कुछ ऐसा करो कि मैनेजर का भी इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो जाए। इसके उपाय क्या है? मैनेजर को ईसॉप पकड़ा दो। ईसॉप क्या है सर? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ऐसे ईसॉप पकड़ाने से उनको कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस से लेना देना हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका वेल्थ उस पर डिपेंडेंट है। एंड ज्यादातर ईसॉप तो आते भी इसके साथ में है, लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं कि भैया 1 साल 2 साल तक बेच भी नहीं सकते। तो ऐसे में दे आर फोर्स्ड कि अच्छा काम करें ताकि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े। तो दिस इज वन वे ऑफ अलाइनिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजर एंड द शेयर होल्डर। नंबर 2, उनके ऊपर मॉनिटरिंग इफेक्टिव कर दीजिए। क्लियर है सर? With that being said, हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी, हमने कवर अप कर लिया है। मेरी एडवाइस है आप इस शीट को 2 से 3 बार और पढ़ें। एग्जाम से पहले शीट ही पढ़ के जाए, वीडियो देखने की दरकार नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस लो रखे तो वापस इस वीडियो को देख ले। मैंने अपनी तरफ से एक जेन्युइन अटेम्प्ट दिया इस चैप्टर को आपको थोड़ा बहुत मगअप कराने में, थोड़ा बहुत याद कराने में और लॉजिक देने में।
आगे और वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर्स को भी जरूर से देखें। लिंक हर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से बुक्स जरूर से डाउनलोड करें। विद दैट बीइंग सेड, आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।